कृषि की फसलों के साथ साथ एग्रो फॉरेस्टिंग को भी अब प्रदेश सरकार और यूँ कहिएगा कि कृषि विश्वविद्यालय बढ़ावा दे रहे हैं और इसी कड़ी में भिवानी में भी इस चीज़ को, इस बात को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर कृष्मानंदा हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं, ये फॉरेस्ट्री से संबंधित। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कितना रकबा है अगर भिवानी की बात करें इस विषय से संबंधित, एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित, और किस तरह से उसको एक्सटेंड किया जाए? सबसे पहले तो फार्मर इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है और जैसे जब मैं फील्ड पे जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि फार्मर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो करना चाह रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। मुझे बस कमी यही लगी है कि जो इनपुट है उनकी ये रहती है कि भाई हमें इनपुट अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो शायद हम लगा लेंगे। बाकी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो विदाउट इनपुट प्रोवाइड कराए भी वो अपने फील्ड पे लगाने के लिए तैयार हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं, बस इसकी अवेयरनेस करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसी काम में मैं 1 साल से लगी हुई हूँ। किस तरह से अवेयर किया जा रहा है लोगों को, किसानों को, भूमिपुत्रों को? क्या बात समझाई जा रही है कि उनको कितना बेनिफिट होगा, किस तरह से उनको लाभ होगा? देखिए 2 पॉइंट्स में हैं जो मैं फार्मर्स के सामने रखती हूँ। उनमें ये है कि पेड़ का जब हम नाम लेते हैं तो हमें मालूम है कि पर्यावरण के लिए तो वो फ़ायदेमंद है ही, और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनको मैं ये बताती हूँ कि ये पर्यावरण के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, पर किस तरह से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं उस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे कि सफ़ेदा है या मालाबार नीम है या जांडी है, खेजड़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इनके उपयोग से किस तरह से वो अपनी कृषि में मदद ले सकते हैं या फिर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मेनली जो फार्मर्स नहीं जानते हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि एग्रो फॉरेस्ट्री में हम ट्रीज़ को जो पारंपरिक फसलें हैं उनके साथ हम उगाते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। कैसे, जब हम 3-4 साल की अगर अपनी इनकम प्लस करके देखते हैं, जैसे आप अपनी सरसों बेचते हैं या गेहूं बेचते हैं 4 साल की, आप उनकी पूरी आमदनी देखेंगे प्लस करके, और अगर आपने एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी अपने खेत पे लगाई हुई है और आप उस आमदनी को जोड़कर देखेंगे कि आपने पेड़ भी बेचे हैं और आपने फसल भी बेची है, तो आप पाएंगे कि 4 साल में जो आपकी टोटल इनकम आई है, जो आपकी आमदनी हुई है, वो परंपरागत फसलों से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अभी आज ही मैं एक फार्मर से मिलकर आई हूँ रानीला गांव में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 साल बाद अपने सफ़ेदे की जो प्लांटेशन थी वो बेची और उनको 17 लाख का फ़ायदा हुआ है 1 एकड़ से। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक फार्मर्स को पता नहीं है, या फिर शायद वो ये सोचते हैं कि भाई हमें जो इससे जल्दी नहीं मिलेगा हमें जो आउटपुट है, तो शायद एक ये ड्रॉबैक रह जाता है जल्दी ना मिलने की वजह से आउटपुट। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है। कृषि वानिकी में फार्मर्स को कहना चाहूँगी कि ज़रूर अपने खेतों में पेड़ लगाएं और कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ। आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है तो हमसे बात करें और ज़रूर आप इस चीज़ को अपने खेतों पर। भ्रांति है किसानों में, खासतौर पर शिक्षित जो किसान हैं उनमें भी इस बात की भ्रांति है कि भैया आप पौधे लगाओगे, पेड़ लगाओगे खेत में तो उससे जो है छाया पड़ेगी, जैसे सरसों जैसी फसलें हैं वो पनपेंगी नहीं कहीं नहीं। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बिना जाने बिना पहचाने कोई भी ट्री स्पीशीज़ अपने खेत में लगा देंगे तो डेफिनेटली उसकी जो छाया है वो असर दिखाएगी। पर बहुत से ऐसे ट्री स्पीशीज़ हैं जिनकी छाया का असर ना के बराबर होता है फसलों पर, और जिनका छाया का भी जिनका असर आता है फसलों पर, उनको भी अगर आप स्पेसिंग मैनेजमेंट करके लगाएंगे जैसे कि 10x5 या फिर 6x7 मीटर्स पर, तो जो छाया का असर है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे सफ़ेदा भी अगर आप लगा रहे हैं, आप डिस्टेंस मेंटेन करके लगाइए, या फिर आप खेत के अंदर मत लगाइए, आप बाउंड्री प्लांटेशन कर दीजिए, तो वो नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट होता है। आपको हो सकता है 1 साल के लिए आपको दिखेगा कि जो पास है जर्मिनेशन कम हो रहा है, लेकिन आप टोटल इनकम जब आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली यही पाएंगे कि हमारी जो आमदनी है परंपरागत से वो ज़्यादा हो रही है। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका छाया का असर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मालाबार नीम हो गया, तो इन पेड़ों को मैं ज़रूर यहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी करना चाहूँगी। आप लोग ज़रूर इसके बारे में जांच करें, बहुत अच्छा पेड़ है, इसे अपने खेतों पर ज़रूर लगाएं। रिकमेंडेशन तो आपके द्वारा की जाती है, विभाग के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, किस तरह से फाइनेंशियल अगर बात करें या फिर कोई सब्सिडी की बात करें, किस तरह की हेल्प की जाती है किसानों की? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ऐसी कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है, क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट है। हाँ जी, ये एक हम एडवाइजरी देते हैं।
बट फिर भी छोटे मोटे लेवल पे जो ऑन फार्म ट्रायल्स हैं या फिर FLD हम लगवाते हैं, तो उसके तहत मैं फार्मर फील्ड पे थोड़े बहुत प्लांटेशन में करवा देती हूँ। अगर कोई फार्मर रियली इंटरेस्टेड है और वो कहता है कि मैं प्लांटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तो मैं अपने लेवल पर ऑन फार्म ट्रायल्स या फिर रिसर्च ट्रायल्स लगा के हम खेतों पर प्लांटेशन करवा देंगे। फ़ायदे का सौदा है अगर बात करें? बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। जैसे अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 17 लाख एक फार्मर 1 एकड़ से ले रहा है और साथ में फसलें भी उगा रहा है। तो उसके ये खुद के वर्ड्स थे कि मैडम मेरी तो एक तरह से FD ही आ गई है, ये उसके खुद के वर्ड्स थे। और बहुत कितने साल में उसने 7 इयर्स के बाद वो प्लांटेशन को सेल किया था। पौधे मुहैया करवाए जाते हैं? पौधे जहाँ की जैसे मैंने बताया ऑन फार्म ट्रायल अगर FLD या फिर OFT है तो हम ज़रूर आपको प्लांटेशन प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज़ प्लांट्स प्रोवाइड कराने का कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नर्सरीज़ बहुत अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी है। पानी की भी वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सफ़ेदे की बात करते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सूखे एरिया में उसको लगाएं, वो आप वहीं पे लगाएं जहाँ आपको पानी का भराव दिख रहा है। और सूखे एरिया की अगर आप बात करते हैं जहाँ पानी कम है, वहाँ जांडी को मैं प्रेफर करूँगी। या फिर जो ये मालाबार नीम है, इसको भी स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में थोड़ा बहुत पानी चाहिएगा, थोड़ी केयर चाहिएगी, पर ये अच्छा हो जाता है। तो ये है कि ट्रीज़ को वैसे भी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको मिनिमल केयर की ज़रूरत होती है। आप अपनी फसलों के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो ट्रीज़ को मिनिमल केयर की ज़रूरत होती है। कोई राय लेनी हो किसानों को तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जिला विज्ञान या कृषि विज्ञान केंद्र में? जी बिल्कुल, आप कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। हम यहाँ साइंटिस्ट हैं, 6 विभाग के हम स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको फसलों से रिलेटेड भी कोई अगर दिक्कत है तो आप उससे भी मशवरा ले सकते हैं, या फिर कृषि वानिकी से रिलेटेड भी आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। आप किसी भी टाइम आइए। 7 to 2 टाइमिंग रहती है समर्स में और विंटर्स में, उल्टा बोल दिया मैंने 7 to 2 रहती है अभी समर्स में, और विंटर्स में 9 to 4 रहती है। तो आप किसी भी टाइम आइए, यहाँ विजिट कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर कृष्णानंदा डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं। अगर एग्रो फॉरेस्टिंग की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझी की हैं। और क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश के अगर नागरिक, अगर किसान, क्योंकि 65% से ज़्यादा खेती पर निर्भर करते हैं, अगर वो मुनाफे की खेती करेंगे, एग्रो फॉरेस्टिंग को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित तौर पर आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। यानी फसलों की जो कीमत है वो तो मिलती ही है, साथ ही साथ जो फॉरेस्टिंग की जाती है खेत में उसकी भी कीमत उनको मिलती है। निश्चित तौर पर फ़ायदे का सौदा है, बशर्ते कि किसान इस बात को लेकर सुशिक्षित हों। शिक्षा की बात यह है कि किसानों को समझना होगा कि कब किस तरह के पौधे लगाएं, कब किस तरह की फॉरेस्टिंग करें, वानिकी का कब जो है प्रयोग करें। ये तमाम चीज़ें समझने के बाद जो है कृषि घाटे का सौदा ना होकर कृषि फ़ायदे का सौदा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। अच्छा नहीं, अगर ये होना तो कोई दिक्कत हो तो फिर मैं मैनेज करूँगा।